तो वर्क पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी इज ऑफ टू टाइप्स, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और बी पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक का मीनिंग होता है हमारा मोशन। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिपेंड करता है मोशन पे, स्पीड पे। पोटेंशियल बना है पोजीशन से, ये डिपेंड करता है पोजीशन पे। बॉडी का पोजीशन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। इसका ये तो तुमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी है ना, उसमें भी चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बता दो। एनर्जी लिखना था, क्या लिखना? काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है बता दो। हाफ mv²। हाफ एम जी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम जी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला है मास एंड स्पीड के टर्म्स में। एक और फॉर्मूला होता है मोमेंटम के टर्म्स में। तो मोमेंटम का फॉर्मूला हमारा होता है P इजकल टू एम वी। तो यहाँ से V का वैल्यू क्या मिल जाएगा, P/m। ये पुट कर दोगे तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, काइनेटिक एनर्जी इजकल टू हाफ एम P/m का होल। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया P² बाय 2। ठीक है। यस सर। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि वर्क निकालने के 4 मेथड है। तो ये फोर्थ मेथड है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये थ्योरम क्या है कि किसी बॉडी पे टोटल वर्क डन कैसे निकालते हैं, सभी फोर्स के वर्क डन को ऐड करके। टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी वो इक्वल होता है उस बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। यस। टोटल वर्क डन ऑन द बॉडी, टोटल वर्क डन ऑन बॉडी is equal to change in kinetic energy, change in kinetic energy of body। W is equal to work done is equal to change in kinetic energy। इसको हम प्रूव भी करेंगे। प्रूव कैसे प्रूव करेंगे, देखो। वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला है, जो मेन फॉर्मूला दी गया है, तो वो है वर्क डन बाय जो वेरिएबल फोर्स। ये फॉर्मूला सब जगह अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा जो डेरिवेशन है थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने में, ठीक से समझना। ये वर्क डन का जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सभी जगह अप्लाई हो जाएगा। अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सलेरेशन। और एक्सलेरेशन को हम लिखेंगे dv/dt, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे dv और ds डॉट प्रोडक्ट में, तो डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, तो इसको हम लिखेंगे m। और dv ds को इंटरचेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा ds/dt। और ये हो गया ds/dt हो गया v, वेलोसिटी।
ये हो गया एम वी डॉट डी। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन एम वी डॉट डी वी है, इसको हम दो बार करके लिखेंगे। एक बार लिखेंगे वी डॉट डी वी, और एक बार फिर से लिखेंगे वी डॉट डी वी, लेकिन उल्टा करके लिखेंगे। और डॉट प्रोडक्ट में मैंने बताया कि ए डॉट बी करो या वी डॉट ए करो, सेम ही है। तो हमने यहाँ दो बार ऐड कर दिया तो डबल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम हाँ। 2 से डिवाइड कर देंगे तो सेम ही रह गया हमारा। दो बार ऐड कर दिया तो डबल हो जाएगा, 2 से इधर डिवाइड कर दिया। यस सर। अब हमारा ये बन गया हाफ एम। अब जो ब्रैकेट में है ना, ये बन जाएगा हमारा डी ऑफ, हम ब्रैकेट ही हटा देते हैं, ये हमारा बन जाएगा डी डिफरेंशिएशन ऑफ वी डॉट वी, वी डॉट वी। अब प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, तो दोनों में से किसी एक टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे को रहने देते हैं। तो देखो ऊपर वाले को जो ब्रैकेट में, उसको नीचे वाले से देखो, फर्स्ट टर्म को रहने दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड वाले में फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट किया, सेकंड टर्म को रहने दिया। आई बात समझ में? यस। अब वी डॉट वी जो है वो होता है वी स्क्वायर। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया हाफ एम डी वी स्क्वायर। अब हाफ और ए मास और हाफ कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म जो है बाहर आ जाता है, और बाहर है तो अंदर भी जा सकता है। ये हमारा हो जाएगा डी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो गया, के काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी के फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डी के का इंटीग्रेशन हो गया के फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो एफ पुट करेंगे, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस करके आई, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। क्लियर? हम्म। तो स्कूल में इसी तरह से डिराइव किया ये कैलकुलस मेथड से। हाँ जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन जनरली क्लास में भी पूछा जाता है, तो मतलब टेस्ट में भी आता है ये डेरिवेशन। हम्म। ये हो गया हमारा वर्क पावर एनर्जी। अब इस पे हम कुछ प्रॉब्लम करें। तो यहाँ पे हम प्रॉब्लम कैसे करेंगे, देखो ए फोर्स, इस तरह से एक फ्लोर बना, और एक बॉडी है। इस बॉडी को हमने इनिशियल वेलोसिटी दे दिया 20 मीटर पर सेकेंड। जो सरफेस है वो रफ है, और म्यू का वैल्यू है 0.4। तो हमें बताना है कि ये बॉडी कितने डिस्टेंस के बाद स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। इसको हम फ्रिक्शन के मेथड से भी बना सकते हैं, बेसिक लॉ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से। यहाँ पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे। तो क्वेश्चन में लिखा देता हूँ, ए बॉडी इज गिवन initial velocity of 20 meter per second, where will it stop? Where will it stop? कैसे बनाएंगे इसे,
तो यहाँ पे हमारा शुरू में स्पीड हमारा u का वैल्यू है हाफ, u का वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। तो और फाइनल स्पीड स्टॉप कर गया तो क्या हो गया, 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv² माइनस हाफ mu²। v का वैल्यू 0 माइनस हाफ इंटू एम इंटू यू का वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करोगे तो -200 m आ जाए। क्लियर। अब हम निकालेंगे वर्क डन। यस तो सर। यहाँ पे इस बॉडी पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो एक फोर्स एक्ट करेगा उसका वेट mg, एक फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल, और एक होगा फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टुवार्ड्स राइट है। तो यहाँ पे देखो mg का क्या वर्क डन 0 हो जाएगा, हाँ जी। और नॉर्मल का भी वर्क डन 0 हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो इसका वर्क डन होगा -Fs। तो वर्क डन जो है सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का ही होगा, ये हो जाएगा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला μ×n, और नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा, बताओ यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या होगा। मैं एक बार कैलकुलेट। नहीं ढूंढना क्या है इसमें, सीधे मुझे इक्वेशन बताओ ना कि नॉर्मल फोर्स क्या होगा। डिस्कनेक्ट हो गया। नॉर्मल फोर्स m इंटू जी होता हाँ नॉर्मल फोर्स m×g होता है, तो m का वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो m को m रहने देंगे, g का वैल्यू 10 ले लेंगे। है। हाँ। तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा माइनस, म्यू का वैल्यू हो गया 0.4, n हो गया mg, और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, दोनों को इक्वल कर दो। वर्क डन इक्वल टू g का वैल्यू 10 पुट कर देंगे कोई। नाउ वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया -0.4 m, और g का वैल्यू पुट करते हैं 10 × s, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी था -200 m। अब इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैंने मास दिया नहीं था, यदि मास नहीं गिवन है मतलब क्या हुआ कि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, मास पे डिपेंड करेगा नहीं। तो इसे सॉल्व कर लो, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यस। इधर हो जाएगा 4 × s इजकल टू 200। तो यहाँ से हमें s का वैल्यू मिल जाएगा 15। क्लियर। यस। तो यहाँ पे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम बनाया। दूसरा मेथड क्या था कि फ्रिक्शन फोर्स से हम निकालते एक्सेलरेशन, फिर यहाँ पे लगाते फॉर्मूला v² इक्वल टू u² प्लस 2am, उससे भी हमें मिल जाता। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में उस मेथड से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये हमारा सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है ये स्मूथ है, कर्व सरफेस है। हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो फ्रिक्शन है, और म्यू का वैल्यू है 0.4। उसके बाद हमने एक बॉडी को रख दिया यहाँ,
यहाँ पे हमने एक बॉडी को यहाँ पे रख दिया और इसका हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर से उसको हमने रिलीज कर दिया। तो स्मूथ सरफेस है तो उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही वो रफ सरफेस पे आएगा उसकी स्पीड डिक्रीज करने लगेगी और फाइनली स्टॉप कर जाएगा। तो हमें बताना है कितने डिस्टेंस के बाद वो स्टॉप करेगा। A body is released from top of a smooth curved surface. So where will it stop? On horizontal rough surface. On horizontal rough surface. इस प्रॉब्लम को बनाएं। यहाँ पे जहां से हमने रिलीज किया है वहां पे हमने इसको रिलीज किया, मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, 0। तो काइनेटिक एनर्जी 0। और फाइनली वो स्टॉप कर गया तो वहां पे भी वेलोसिटी 0 हो गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 ही हुआ। आई बात समझ में? यस सर। हमने शुरू में उसको रिलीज किया है तो इनिशियल स्पीड 0, तो हमारा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया। फाइनली भी स्टॉप कर गया तो फाइनल स्पीड भी 0, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, 0 हो गया हमारा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 - 0 ये भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। अब हम निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन हम यहाँ पे दो पार्ट में निकालेंगे, एक निकालेंगे ए से बी और दूसरा निकालेंगे वो यहाँ पे आके स्टॉप कर गया, यहाँ पे जाके स्टॉप कर गया। तो एक निकालेंगे ए से बी पार्ट के लिए, दूसरा निकालेंगे बी से सी पार्ट के लिए। तो एक निकालते हैं ए से बी पार्ट के लिए, दूसरा निकालेंगे बी से सी पार्ट। अब ए से बी पार्ट के सरफेस स्मूथ है तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे जब बॉडी मूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे एक बॉडी बना दूं मैं, जब बॉडी मूव कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं क्योंकि ये स्मूथ है, तो इस पे दो ही फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स ऐड करेगा, एक फोर्स होगा m×g वेट और एक फोर्स होगा नॉर्मल। जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा सरफेस के पैरेलल होगा और जो नॉर्मल है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो वर्क डन सिर्फ किसका होगा, mg का। आई बात समझ में? हाँ जी। अब यहाँ पे वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, और कंपोनेंट के फॉर्म में डिफिनेशन एक ए से बी गया तो एक फॉर्मूला मैंने ये लिखाया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स हमारा mg है जो कि डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो है हमारा ए टू बी ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन इसका कंपोनेंट लेंगे हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड है। तो जब बॉडी मूव किया ए से बी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या वो एच के बराबर 10 मीटर है। यस सर। जब ए से बी मूव किया तो नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्योंकि फोर्स तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है एच 10 मीटर और फोर्स भी डाउनवर्ड है। तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ए से बी के लिए वर्क डन जो है वो mgh हो जाएगा, एच का वैल्यू 10 हो जाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि हम चार, हमारे पास वर्क डन जो है फॉर्मूला तो एक ही है, एफ एस कॉस थीटा। कभी कभी हम कंपोनेंट वाले डिफिनेशन से करते हैं तो ज्यादा इजीली बनता है क्योंकि इसमें देखो कोई थीटा गिवे नहीं है।
लेकिन कंपोनेंट का मेथड देखें तो कंपोनेंट का एक मेथड था क्या हमारा, कि वर्क डन निकालने के लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड लो, उसे मल्टीप्लाई करो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो ए बी है, और जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना गया, वो नीचे की तरफ कितना मूव किया, तो एच। तो हम सिंपली एफ इंटू एच हो गया, और एफ का वैल्यू एम जी हो गया यहाँ पे। ठीक। बी से सी के लिए सरफेस रफ है, जैसे पहले मैंने अभी बताया था उस तरह से तुम निकाल सकते हो ना, हाँ जी जैसे सर, ये फ्रिक्शन वाला फोर्स एक का। हाँ, बार, हाँ एक बार ये वाला आप करके दिखा सकते, क्या? ये वाले टाइप का क्वेश्चन, ये वाला मतलब नहीं, अब बी, पर्टिकुलरली। ए से बी तो मैंने बता दिया, बी से सी तुम दिखाओ, बनाओ। बी से सी तो वही करना है जो मैंने ऊपर किया है, ए से बी पार्ट तो के लिए तो मैंने बता दिया, बी से सी के लिए तुम निकाल डालो ना। फ्रिक्शन फोर्स तो तुम्हें मालूम ही है क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला है म्यू इंटू एन, और एन का वैल्यू एम जी होगा, कर सकते हो, इसमें तो कुछ है नहीं। ये हमारा बॉडी है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा वेट एम जी, इसका वर्क डन जीरो होगा। एक फोर्स लगेगा नॉर्मल, इसका भी वर्क डन जीरो होगा। फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होगा म्यू इंटू एन। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख लेते हैं। हाँ, तो ये हो गया एम जी एच माइनस, मतलब और माइनस फ्रिक्शन म्यू फोर्स हो एन। गया म्यू इंटू एन, और हाँ एन का वैल्यू एम जी हो गया। हाँ, तो अभी क्या कहते हैं। अब ये हो गया वर्क डन। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल रखा है ना, जीरो है, हम्म। तो अब दोनों को इक्वल कर दो। अब बताओ क्या आंसर आया। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। हाँ जी, ये हो गया एम जी एच माइनस म्यू एम जी एक्स इक्वल टू जीरो। तो एम जी एच इज इक्वल टू न्यू एम जी एक्स। एम जी एच इक्वल टू हो गया म्यू एम जी एक्स, एम जी कट कर दो। हाँ जी, तो एम एच इज इक्वल टू म्यू एक्स। हमें एक्स निकालना है, तो एक्स का 10 वैल्यू हो बाई गया एच 10 बाई बाई म्यू। 0.4। एच का वैल्यू 10 है, और ये हो गया 0.4। हमारा आंसर 25। 25 मीटर है। ठीक है, क्लियर? यस। ठीक है। अब एक क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का है, वो जरा कर दो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाय 100%, देन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी increase by 100%. Find percentage increase in kinetic energy of body. Find percentage increase in kinetic energy of body. मोमेंटम में इंक्रीज हुआ 100%, तो हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज। ये बिल्कुल परसेंटेज का प्रॉब्लम है। हाँ जी। तो हमें गिवन है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। इसका परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100%, और इसका वैल्यू गिवन है 100%। तो 100 कैंसिल, पी आई को आर एच एस में भेज दो। तो पी एस माइनस पी आई इक्वल टू पी आई,
पी आई को इधर भेज दो, तो पी एफ इक्वल टू हो गया 2 पी आई। ओके, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया कि फाइनल मोमेंटम जो है इनिशियल का डबल है। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला हमारा हो जाएगा नाउ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100%। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने मोमेंटम के टर्म्स में लिखा है p² बाय 2m, ये हो जाएगा pf² डिवाइड बाय 2m माइनस pi² बाय 2m डिवाइड बाय pi² बाय 2 इनटू 100%। अब यहाँ पे 2m कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा pf² Yes. माइनस pi² डिवाइड बाय pi² इनटू 100%। अब हमने ऊपर में निकाल रखा है कि pf का वैल्यू 2 pi आया है, तो हम उसको पुट कर देते हैं। तो pf हो गया 2 pi का होल स्क्वायर माइनस pi² डिवाइड बाय pi² इनटू 100%। अब ये हो गया 4 pi² माइनस pi², ये हो गया 3 pi² डिवाइड बाय pi² इनटू 100%। अब यहाँ पे pi² कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 300%। क्लियर? हाँ जी सर। तो ये हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे पहले एग्जांपल से मैं समझा एक्सप्लेन कर दूं तुम्हें। एक हमारे पास बॉडी है, उसे हमने मूव किया ए टू बी, ये हाइट है h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? तो ए से बी मूव करने में वर्क डन हमारा क्या होगा? तो फोर्स mg भी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे mg h हो रहा है, हमारा वर्क डन mg इंटू h हो जाएगा। यस सर। ए से बी मूव किया तो mg भी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो mg h हो गया। अब हम सेम बॉडी को मूव करेंगे ए से बी, लेकिन पहले उसको हम ले जाएंगे ए से सी और फिर हम ले जाएंगे सी से बी, ए से सी और सी से बी, ए से सी और सी से बी। जब हम ए से सी मूव करेंगे उस केस में जरा ध्यान से देखना कि जो फोर्स है वेट वो तो नीचे लगेगा mg, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन इसका कंपोनेंट हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखेंगे तो कंपोनेंट तो हमारा एच ही आएगा। जब ए से सी मूव किया तो नीचे तो एच ही मूव किया, तो ए से सी के लिए भी वर्क डन हमारा mgh होगा, और सी से बी देखोगे तो mg डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, तो ये 0 हो गया, तो ये mgh ही आया। क्या ये बात समझ में आया? यस सर। इसका मतलब बॉडी को हम ए से बी मूव करें या ए सी बी दूसरे पाथ से मूव करें,
या बॉडी को किसी भी पाथ से उसको यदि बी तक लाओगे तो mg का वर्क डन जो है हमेशा सेम ही रहेगा। मतलब कि mg जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और जिसका पाथ पे डिपेंड करता है उसे बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब एग्जांपल दूसरा देख लो फ्रिक्शन फोर्स का। दूसरा देख लो फ्रिक्शन फोर्स का। एक बॉडी है हमारा, उसे हमने मूव किया ए से बी, और ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा x1, ए से बी। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा ए से बी के लिए माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी इंटू x1 होगा। दूसरे केस में क्या करते हैं, उसे मूव करते हैं हम ए से सी और फिर सी से फिर बी। तो ए से सी का डिस्प्लेसमेंट हम ले लेते हैं x2। तो हम यहाँ पे फिर से उसे मूव कर रहे हैं ए से सी और सी से बी। तो ए से सी के लिए, ए से जब वो सी मूव करेगा तो मूव कर रहा है लेफ्ट की तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स राइट लगेगा। ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी इंटू x2। और जब सी से बी मूव करेगा तो इस बार डिस्प्लेसमेंट होगा राइट, मूव कर रहा राइट, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट, तो फिर से माइनस ही आएगा, माइनस म्यू एम जी। और ये टोटल इट सी से ये करोगे तो x1 प्लस x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस म्यू एम जी कॉमन ले लोगे, ये बन जाएगा x1 प्लस 2x2। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल नहीं आया। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन ए से बी के लिए हम टू डिफरेंट पाथ से जब हमने वर्क डन निकाला तो दोनों डिफरेंट वर्क डन हो गया। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हुआ, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, स्प्रिंग फोर्स जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि हम प्लस 2 में पढ़ेंगे। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल है फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। ये सारे हमारे हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। Yes. तो मैं डिफिनेशन यहाँ पे लिखा देता हूँ। when work done by force, when work done by force do not depend on path, depend on path, then when work done by force do not then force is called conservative force. Force is called conservative force. Example, weight, a spring force, और इसको डायग्राम से हम समझें, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, और बॉडी को हम ए से बी तीन अलग अलग पाथ से ले जा रहे हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। पाथ 1, पाथ, तो तीनों पाथ से वर्क डन जो है सेम ही होगा। W1 इजकल टू W2 इजकल टू W। ओके, जैसा Yes. मैंने ऊपर एग्जांपल में तुम्हें बताया था। दूसरा हो गया हमारा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका डिफिनेशन हो जाएगा हमारा when work done by force force depend on path,
depend on path, then force is called non-conservative। इसमें हमारा हो जाएगा W1 इज नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम करते हैं। वर्क डन बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स in moving the body between different positions is shown in figure। A, B, C, D। ए से बी इसका वर्क डन है हमारा 100 जूल। बी से सी इसका वर्क डन है 40 जूल। और डी से बी ये है 30 जूल। इस डायग्राम का मतलब कि बॉडी को ए से बी ले जाएंगे तो वर्क डन होगा 100 जूल। बी से सी ले जाएंगे तो वर्क डन होगा 40 जूल। बी से डी ले जाएंगे तो होगा 30। डी से बी ले जाएंगे तो 30 जूल होगा। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग बॉडी क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम ए टू सी। फ्रॉम ए टू सी, ए से सी मूव करने में कितना वर्क डन होगा बता सकते हो? क्या आंसर आएगा? फोर्स जो है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमें निकालना है ए से सी के लिए। हमें ए से बी मालूम है वर्क डन, और बी से सी मालूम है, तो हम ए से बी का निकालते हैं और बी से सी का निकाल के ऐड कर देते हैं। तो ए से बी का 100 है और बी से सी का हमारा 40 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 140 जूल। यस। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम बी टू ए। बी टू ए, बी से ए ले जाने में कितना वर्क डन होगा? तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बी से ए निकालना कैसे निकालेंगे? देखो, हम बॉडी को ले जाएंगे ए से बी जो कि हमें मालूम है, फिर बॉडी को ले जाएंगे बी से ए। इसका मतलब ए से वापस ए पे आ गए, यस। और जब ए से वापस ए पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। और ए से बी के लिए हमें मालूम है 100,
तो इस तरह से बी से ए के लिए हमें आ जाएगा आंसर -100। क्लियर? यस सर। अब निकालो इसमें सी फ्रॉम, हमने क्या क्या निकाल लिया इसमें, इसको हम यहाँ पे ए से सी हमने निकाल रखा है 140। उसके बाद हमने बी से ए निकाल लिया -100। अब निकालो एच टू डी, फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी, ए से डी, ये निकालो। और अभी सेकेंड पार्ट में हमने क्या सीखा कि ए से बी का 100 है तो बी से ए का -100 हो जाएगा। इस कंसेप्ट का यूज करके तुम ए से डी निकालो। तो तुम क्या करो, बॉडी को ए से बी ले जाओ और बी से डी ले जाओ और उन दोनों को ऐड कर दो। हाँ जी। बी टू डी डी टू बी 30 है तो बी टू डी क्या होगा? 30 130 आ जाएगा टोटल। नहीं, अभी मैंने क्या बताया, ए से बी 100 होता है तो बी से ए -100 हो जाता है। तो जो गिवन है हमें चाहिए बी से डी, लेकिन उसमें गिवन है डी से बी, तो बी से डी क्या होगा? ए, -30। हाँ, ये हो जाएगा 100 और दूसरा हो जाएगा -30, ये हो जाएगा 70। और डी में फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी निकालना है। सी टू डी, तो सी से डी कैसे निकालोगे? सी से बी चले जाओ और बी से डी निकाल लो, या सी हाँ से ए जी। चले जाओ, ए से डी कर लो, दोनों का आंसर सही है। -40 +30। -40 और -30 फिर से, हाँ। तो -70 हो जाएगा। -70। ये हमारा आ जाएगा -70। ठीक है, यस। ये हमें कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। अब इसका जो हमने पढ़ा, इसका यूज क्या है? इसका यूज है पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि पोटेंशियल जो डिफाइन होता है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का डिफाइन होता है। मतलब कि जो वेट है mg, उसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा फॉर्मूला mgh, वही फॉर्मूला हम यहाँ फिर से डेराइव करेंगे। फिर स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा -12 kx²। जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है लाइक फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल, इनका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया था शुरू में कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है पोजीशन पे। तो जब बॉडी का पोजीशन चेंज होगा, जैसे यहाँ पे एक बॉडी को हम इस पास से मूव कर दिया, हमने उसको पोजीशन आई से एफ तक ले गए, बॉडी को हम आई से एफ ले गए, तो उस बॉडी पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, जो भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, हम उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे। हम उसके इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करेंगे, और वह फोर्स जो इक्वल एंड अपोजिट है, उसने उस बॉडी पे जितना वर्क डन किया,
वही हो जाएगा उस बॉडी का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफिनेशन क्या है हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी of body is defined as work done by force equal and opposite of equal and opposite to conservative force, conservative in moving the body, in moving the body। बॉडी जब मूव किया तो उस बॉडी पे जो भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है उसके इक्वल एंड अपोजिट, तो इक्वल एंड अपोजिट क्या हो गया, माइनस एफ सी, उसका वर्क डन डॉट डीएल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ये हमारा फॉर्मूला हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसको थोड़ा सा हम ठीक से लिख ले, ये हो जाएगा डेल यू इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ सी डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अब यहाँ पे देखो माइनस को हटा दोगे तो क्या बनेगा हमारा, ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकालेंगे, उसमें माइनस लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस सिर्फ इसका होता है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ। पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसका कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि उसकी कभी हमें जरूरत भी नहीं होती। हमें हमेशा जरूरत होती है कि चेंज क्या हुआ। तो हम अपने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कहीं पर भी रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे 9 क्लास में जो पढ़ते हो कि ग्राउंड पे जीरो ले लेते हैं तो एच हाइट पे हो जाता है प्लस एम जी एच, यही पढ़े थे 9 क्लास में। तो हम कहीं पे भी जीरो ले सकते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी का एक बड़ा टॉपिक है, तो हम नेक्स्ट क्लास कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ ओके, कल 10 बजे क्लास होगी ना। 10 o'clock, हाँ जी। हाँ ठीक, ओके। ओके सर, थैंक यू।